अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नास। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। आफ्टर सो लॉन्ग, ईद के बाद तो जैसे आप ईद का चांदी हो गए। तो क्यों नहीं? क्यों इतनी लंबी छुट्टियां थी। इतनी लंबी छुट्टियां, लोगों ने समझा कि कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ है। हाँ लोग समझने लगे कि सेठी बहुत रहा है आजकल, तो लोगों ने बंद कर दिया होगा उसको। हाँ, इस तरह के मगर खदशात हम तो कहते हैं। बड़ी अच्छी बातें करते हैं। हाँ, हमें कौन बंद करेगा? साफ बात करते हैं, वो बुरी खुद लग जाती है। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है एक्सप्लेनेशन कोई साजिश नहीं थी। एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने सोचा कि ईद का मौका है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि जी आप छुट्टी करना चाहते हैं तो कर लें, मैंने कहा बिल्कुल। मगर मेरा तो ख्याल था हम भी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कोई एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कम है? बड़ी एंटरटेनमेंट क्या है? हाँ। मगर उन्होंने कहा नहीं जी हम कोई हंसी मजाक। मैंने कहा हम भी हंसी मजाक कराते हैं। बहरहाल तो इसकी वजह से फिर हमने प्रोग्राम नहीं किया और लोग ये समझते रह गए कि शायद कोई सेंसर बोर्ड पड़ गया है, कोई और डिटेल बह गया है। ये आपके साथ हर बार ऐसे क्यों होता है? ऐसे नहीं, वो क्योंकि मशकूक हम गड़बड़ भी तो करते हैं ना कभी कभी। हमने आप कर ले। मैं तो गड़बड़ को कवर करती हूँ। तुम ही तो प्रोवोक करती हो सारा। ये इल्जाम है जज साहब। अच्छा, लेकिन बहरहाल फिर हम तो प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन वो एंटरटेनमेंट की तरफ चलेगी बात, वरना हम तो बहुत मेहनती हैं, जैसे गधे होते हैं। अच्छा, वैसे पता नहीं क्यों गधे के हवाले से शर्मिंदगी का इजहार किया जाता है अगर किसी को गधा कह दिया जाए। हालांकि गधा तो बहुत हार्ड वर्किंग है, अब तो एक्सपोर्ट भी होते हैं। हाँ, वो देखिए, अब आपने गधे की बात की, हार्ड वर्किंग। हाँ। एक मजदूर ले लें, उससे कहें चल भाई कब्र खोद दे। अच्छा। वो बेचारा पसीना होके कब्र खोदता है, ठीक। 6 घंटे लग जाते हैं कब्र खोदने में। फिर आप कहते हैं यो हो बंदा नहीं मरा, कब्र भर दे। फिर वो फिर 6 घंटे लगा के कब्र भर देता है। कितनी मेहनत की उसने। डबल तो निकलिया की विचू की कब्र खोदी तो बंद करती तो कुछ नहीं होया ना, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मेहनत वाली जो बात है ना, गधे भी मेहनत करते हैं और मेहनत का फल कभी कभी नहीं भी होता, वो एवं ड्रामा ही होता है। तो ये कहता जी बड़ा मेहनती है, तो मीन्स नथिंग। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए ना, कुछ क्रिएशन होनी चाहिए ना, कोई वैल्यू ऐड करनी चाहिए ना। अगर वैल्यू नहीं ऐड करेंगे तो मेहनत का क्या फ़ायदा। इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। हम ये जो 4, 5, 10 दिन नहीं आए, तो क्या हो गया इस मुल्क के अंदर? वही जो छोड़ के गए थे वहीं आके खड़े हो गए। वही इसीलिए तो कहते हैं जिथे खोते होते आखल होते। वैसे हलचल हुई है थोड़ी बहुत। क्या हलचल हुई है? कोई हलचल हुई है, लेकिन वो कॉन्क्लूड करते हुए गधे की बात, गधे को ट्रिब्यूट देते हुए, वैसे तो जो आपने बात की मेहनती बहुत है, लेकिन बस वो अपनी मेहनत को रजिस्टर नहीं करवा सकता। इसीलिए ये मुहावरा बोला जाता है कि अगर काम करने से और मेहनत करने से इज्जत होती तो गधे की होती। अच्छा। हालांकि अमेरिकन इलेक्शंस में तो गधा और हाथी ये दो इंतखाबी गधे हैं दोनों एक्चुअली। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी का मुहावरा है, वो द एलिफेंट इन द रूम। तो एलिफेंट इन द रूम या गधा इन द रूम, सेम डिफरेंस। सेठी साहब ने ना एक तीर से बहुत से शिकार कर लिए। एलिफेंट इन द रूम की भी आज के शो में बात होनी है। वही तो जो है, एलिफेंट इन द रूम की तो बात नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, लेकिन आपको कोई रोक सकता है? थोड़ी बहुत कर लेते हैं। थोड़ी बहुत ऐसे कर लेते हैं जरा। 911 911 हो गया है पाकिस्तान के लिए। वो क्या? वो ऐसे के 4 नंबर 901। अब ये कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस जो है, वो पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से उंगलियां उठा रही है, पॉइंट आउट कर रही है। पहले कोई ख़त लिख दिया था प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, एंटनी ब्लिंकन को, 31 कांग्रेसमैन ने, तो कोई बड़ा तूफान नहीं आया था। लेकिन अब तो वो जो पाकिस्तानी इंतखाबात जो आज से 4-5 माह पहले हुए हैं, उन पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। वो उनका मुतालबा अपनी जगह पर, लेकिन बैकलैश जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, सख्त बयानात जो ख्वाजा आसिफ के हैं, वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे कि जैसे अब तो जंग ही होगी, यानी तलवारें नयाम से बाहर आ चुकी हैं। सिर्फ सब इस करारदाद के सामने आने की वजह, टाइमिंग, कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंटरेस्टिंग। देखिए, आपने बैकग्राउंड तो बता ही दी कि पीटीआई वाले बड़ी मेहनत कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके के साथ अमेरिकन कांग्रेस से कोई रेजोल्यूशन पास कराया जाए या अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो पाकिस्तान की हुकूमत ये हाइब्रिड रेजीम के ऊपर प्रेशर डाले और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और फिर एक नए इंतखाबात किए जाएं, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि नए इंतखाबात इमरान खान साहब जीत जाएंगे।
तो उनकी तरफ से तो एक पूरी प्रेशर ग्रुप और प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी। अच्छा। यहाँ तक हमें बताया गया था कि उन्होंने लॉबिंग कंपनीज भी हायर कर ली। ठीक है, सो ये तो जायज़ एक्टिविटी है कि लॉबिंग कंपनीज को आप इस्तेमाल करें, कांग्रेस को आप इन्फ्लुएंस करें। और ये पहली दफ़ा नहीं है, अमेरिकन कांग्रेस ऑपरेट ही इस प्रिंसिपल के ऊपर, इस असूल के ऊपर करती है कि लॉबिंग जो है वो कानूनी तौर पे जायज़ है। ये एक प्रोजेक्ट के लिए जाके ऑफिशियली करना अपने आप को कि मैं लॉबिस्ट हूँ, मैं इस बंदे की लॉबी को प्रमोट करना चाह रहा हूँ। अच्छा। वो अमेरिकन लॉ के अंदर इजाज़त है। इनफैक्ट ये है कि खुफिया तौर पे आप मत करें, ओपनली आके रजिस्टर करें कि मैं लॉबिस्ट हूँ, टबैको इंडस्ट्री के लिए हूँ, पाकिस्तान हुकूमत के लिए हूँ, पाकिस्तानी अपोजिशन के लिए हूँ, जिसके लिए भी हूँ, मैं जाके वहाँ लॉ एस्टेब्लिश करूँ, तो वो तो जायज़ है। अब आपने जो सवाल पूछा उसका एक जवाब तो ये है कि पीटीआई की बड़ी मेहनत है इस स्पेस में। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है और उनको दाद देनी चाहिए। फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी मेहनत की है उन्होंने। पहले वो रेजोल्यूशन पास करवाया और अब ये कांग्रेस से एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, और मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ कांग्रेस से ये करवा लिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो दैट्स शोज यू कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से बिहेव कर रही है, और वो इस हुकूमत की बदकिस्मती है कि वो खान साहब के हक में सब कुछ हो रहा है और वो पीटीआई के लोग कर रहे हैं। तो ये तो इसीलिए जो बैकलैश आया यहाँ वो पीटीआई से तो नहीं आया, वो तो आया है अपने ख्वाजा आसिफ साहब से या इस हुकूमत से आया, जो कि बेसिकली की गवर्नमेंट है, तो जाहिर है उनकी तरफ से तो आना ही था। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, मगर इससे ज़्यादा भी एक और गहरा एक्सप्लेनेशन भी है। क्या? ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जो कि आपको कह रही है कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए पाकिस्तान में जी। ये वही कांग्रेस है जो कह रही है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ये वही कांग्रेस है जो कह रही है कि आपके यहाँ जो मीडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर है। ये वही कांग्रेस है जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत की बात कर रही है। ऐसे ही है ना? मगर ये वही कांग्रेस है जो कह रही है कि नेतान्याहू को आप हथियार भी दें, पैसे भी दें, और गाज़ा के अंदर एक जेनोसाइड जो है उसको तस्लीम नहीं करती, और कह रही है कि इस जंग को कंटिन्यू होना चाहिए, और इसराइल का पूरा सपोर्ट कर रही है। ये वही कांग्रेस है, ये वही लोग हैं। एक तरफ तो ये इसराइल और इसराइली गवर्नमेंट के और ज़ायनिस्ट लॉबी के इतने बड़े हमायती हैं, दूसरी तरफ ये अब पीटीआई के भी हमायती बन गए हैं और पाकिस्तान की तनकीद कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें साथ साथ ये रेजोल्यूशन पेश करने वाले भी वही शख्सियत हैं। ये वही लोग हैं। अच्छा, अब आइए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इस रेजोल्यूशन के बाद क्या हुआ। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है रेजोल्यूशन लाने का ऐलान किया है, हम भी अपनी पार्लियामेंट में ले आएंगे। अच्छा, मगर साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया पाकिस्तान की रेजीम की हमायत में। हाँ, वो भी आया ना, वो ऑपरेशन नज़म इस्तेहकाम, उन्होंने एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशन है उसको सपोर्ट किया और कहा कि बिल्कुल ये हम सपोर्ट करते हैं, मफादात मुश्तरका और ये वही एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है जो ऑपोजिशन इस वक्त की है उसको अपोज कर रही है जी। हाँ। सो स्टेट डिपार्टमेंट जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है वो हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत को और इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, और कांग्रेस पीटीआई सपोर्ट कर रहे हैं उसके बरक्स की पोजीशन है। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो फिर ये सोचना ये चाहिए कि किसके मफाद में क्या हो रहा है। तो मुझे तो ये है कि अमेरिकन कांग्रेस जो है उसने भी ये रेजोल्यूशन पूछे बगैर नहीं किया होगा। किससे? ये वाइट हाउस से बिल्कुल राब्ते में और स्टेट डिपार्टमेंट में राब्ते में, और उसके बेसिस के ऊपर ये फैसला हुआ होगा कि आप इस किस्म का रेजोल्यूशन पास कर दें, क्योंकि आपकी कंस्टिट्यूंसीज के ऊपर आपका भी प्रेशर है, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप कर दें। अच्छा। और अच्छा है ना कि स्टेट डिपार्टमेंट एक तरफ से आपको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को सपोर्ट कर रही है जी, दूसरी तरफ उन्हें ये भी मालूम है स्टेट डिपार्टमेंट को कि ये तो क्योंकि उनकी एक एंटी टेरर पॉलिसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये तो सपोर्ट करना पड़ेगा। मगर पीछे उनको इस चीज़ की तकलीफ हो रही है कि आपने इस वक्त क्यों ये ऑपरेशन लॉन्च किया। आपने इस वक्त ये ऑपरेशन लॉन्च किया है क्योंकि चाइना ने आपको कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम आपके साथ
टेंशन में है इस वक्त, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और ये सारा सिपेक का जो प्रोजेक्ट है, जो एक दफ़ा कभी आप कहते हैं आप चलाना चाहते हैं, कभी आप कहते हैं आप नहीं चलाना चाहते। इमरान खान आता है वो कहता है नहीं चलाएंगे, नवाज शरीफ आता है वो कहता है चलाना चाहते हैं। तो ये बताइए कि फिर किस तरीके से ये चलेगा? अगर हमारे लोग मारे जाएंगे और आप हमें प्रोटेक्शन नहीं देंगे और एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो ये आपने देखा कि हमारे एंटी टेरर ऑपरेशन का जो टाइमिंग है, उसका भी तो बड़ी अहमियत है ना। कि ये टाइमिंग है, अभी चाइना के साथ मुज़ाकरात हुए हैं बड़ी डिटेल के अंदर। अच्छा। उसके बाद उनके बहुत सीनियर मिनिस्टर यहाँ से होके गए हैं, वो आर्मी चीफ को भी मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी मिले हैं। और ये बातें चाइना की तरफ से लीक भी हो रही हैं कि वी आर वेरी कंसर्न्ड कि जिस तरीके से हमें टारगेट किया जा रहा है, यहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि पूरी एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए चाइनीज़ इंजीनियर्स को और चाइनीज़ पर्सनल को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव जिसका ताल्लुक चाइना के साथ है, मोर दैन इट इज़ विद अस। हालांकि अफसोस की बात है आयशा कि इसका ताल्लुक तो हमारे साथ होना चाहिए था। ज़रूरी है कि चाइना हमें ये कहे कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, क्या हमारे अपने लोग नहीं मारे जा रहे? 6-7 सिपाही या अफसर जो हैं वो शहीद हो रहे हैं हर रोज़। ये हर रोज़ की खबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि सिपेक ना चले। अच्छा। अमेरिका का ये इंटरेस्ट है कि चाइना के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हों। अच्छा। अमेरिका का ये इंटरेस्ट है कि आप हमारे साथ चलें, अमेरिका के साथ। ठीक है, यूक्रेन के अंदर अमेरिका को सपोर्ट करें, यूएस चाइना का जो ब्लॉक है उसको मत सपोर्ट करें। इसी तरीके के साथ अमेरिका का ये इंटरेस्ट है कि आप इंडिया के साथ कश्मीर को भूल जाएं और मुकमगा करें। अच्छा, ठीक। और क्योंकि वो अभी इंडिया को सपोर्ट करते हैं ना, तो दे डोंट वांट एनी कंट्री ऑन द नेबरहुड डिस्टेबलाइजिंग इंडिया। तो मैं समझता हूँ अमेरिका जो है उसके कोई दोस्त वो यार नहीं होते, अपने मफाद होते हैं। उसके अंदर वो CIA को भी इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस भी इस्तेमाल हो जाती है, मगर जो कोर इश्यूज है उनके, अच्छा, कोर इश्यूज यही है कि इस रीजन के अंदर दे आर एंटी चाइना एंड प्रो इंडिया, और हमें उन्होंने कैलिब्रेट करके इस्तेमाल करना है वन वे और दी अदर। और दूसरी तरफ दे डोंट केयर अबाउट इमरान खान, दे डोंट केयर अबाउट इस मुल्क में डेमोक्रेसी आती है नहीं आती। उनको सिर्फ ये है कि हमारे मकसद पूरे होने चाहिए, और वो इसीलिए IMF का प्रोग्राम इतनी सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करने का हुक्म दिया है। अच्छा। पैसे कितने दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। क्या है, 4-5 बिलियन डॉलर्स, कुछ भी नहीं फॉर देम। इट्स नथिंग। आप इसराइल को इससे ज़्यादा पर डे देते हैं। तो आप हमारे ऊपर तो ये चीज़ चलती है, और वो इसीलिए फिर थोड़ा टाइट भी करते हैं, थोड़ी ढील भी देते हैं, कैलिब्रेट करके चलाते हैं आपको, हर वक्त प्रेशर पॉइंट्स ढूंढते हैं। दैट इज़ हाउ बिग पावर्स प्ले पॉलिटिक्स। हमारी बदकिस्मती ये है कि वी डोंट हैव अ कंसिस्टेंट वेल थॉट आउट मीडियम टू लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी, कि हम कैसे अपने पाँव पे खड़े होंगे, कैसे हम ये जो बिग पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर नहीं हम we will not be dragged into it, and how we will remain an independent country. We have no foreign policy worth the name. That is why all these things are happening. But to answer one last question, मेरा नहीं ख्याल आयशा कि इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने आपने ख्वाजा साहब की बात की, ख्वाजा साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। ऐसे ही है ना कि तुसी कौन होंगे हो? अपने इलेक्शंस देखे ना, अपने इलेक्शन छोड़ो, तुसी जो हरकतां करते रहंदे हो, तो टॉपल करते हैं आप। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट साहब ने टॉपल किया और आप हमें कह रहे हैं कि इलेक्शंस देखें। हाँ, तो वो सही कह रहे हैं, मगर देखिए उनके बयान का भी वहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, और उनके रेजोल्यूशन का भी यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कभी अगर वहाँ रजीम चेंज होती है तो ये रेजोल्यूशन तो पड़ी होगी, तो क्या इस्तेमाल नहीं हो सकती पाकिस्तान? रेजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग है ना। हाँ। या तो होती है ना, वो कहते हैं कि जी ये बाइंडिंग है ऑन गवर्नमेंट, नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन होती है, ऐसी गल करती है। यहाँ भी तो होता है ना, हम भी रेजोल्यूशन पास करते हैं, बट उनका कोई अहमियत नहीं होती ना, रेजोल्यूशन पास करता। अच्छा, रेजोल्यूशन पास करना इज जस्ट indication of a viewpoint. Okay. It is not an order, it is not an instruction, it is not a law. So the American government has not been ordered by Congress to squeeze Pakistan. But narrative तो PTI का strong हुआ ना? Narrative PTI. Regarding elections. Yes, सारे narratives PTI के डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी मजबूत होते जा रहे हैं। मजबूत होते जो बात है उसको तस्लीम करना चाहिए ना यार, गलत बात तो नहीं करनी है। बिल्कुल सही बात, हक बात करनी चाहिए। तो अब इस पे रेजोल्यूशन, जवाबी रेजोल्यूशन लाने की जो बात की जा रही है, उससे ये जो डैमेज हुआ है, ये नैरेटिव उधर तकवीयत पकड़ी है, उसको किया जा सकता है, कंट्रोल रद्द हो सकती है? यू मीन हमारे पार्लियामेंट के अंदर? जी, हमारे पार्लियामेंट में कि मुदाखलत कर रहे हैं ना हमारे मामलात में। कुछ भी नहीं होगा, कर लें आप, एक रेजोल्यूशन पास कर दें, क्या होगा?
जैसे मैं कह रहा हूँ, उनने रेजोल्यूशन पास किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका रेजोल्यूशन तो उसके भी ज़्यादा कम अहमियत। लेकिन उससे पॉलिटिकली तो स्ट्रेंथ मिलती है ना, एक पार्टी को। आप एक मुल्क जहाँ पहले ही इतना अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, वहाँ पर एक बड़े मुल्क से, और वो भी IMF से जो आप इमदाद ले रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका का असर और रसूख है, तो इन चीज़ों से उस पर भी असर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि देखिए, व्हाट इज़ रियल पॉलिटिक्स, स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है, जिसे कहते हैं हकीकत क्या है, ये चीज़ें जो है ना, ये मार्जिन्स के ऊपर खेलती हैं। अच्छा। ये उस वक्त इनकी अहमियत बनती है कि अगर वहाँ कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए जो पाकिस्तान को टाइट करना चाहे, फिर वो इन चीज़ों का सहारा लेके टाइट करते हैं। मगर अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपको टाइट नहीं करना चाहती, सिर्फ खेलना चाहती है आपके साथ, ठीक है, तो फिर इन चीज़ों को उस हद तक इसकी अहमियत है कि वो कहेंगे जी देखें ना जी, कांग्रेस ये कर रही है, आप थोड़ा खोल दें, ये कर दे, वो कर दे। साथ ही ये कहेंगे ज़रा वो थोड़े से हथियार चाहिए यूक्रेन के लिए, वो भी दे दो ज़रा मेहरबानी करके, ना जी, कोई आर्टिलरी शेल्स चाहिए, वो भी दे दें। उधर से आप कहेंगे जी वो तो बड़ा मसला बन जाएगा, वो रशिया वाले जो हैं बड़े, तो हम तो अब नहीं करना चाहेंगे। अच्छा। तो मतलब है ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो आई डोंट गिव इट टू मच इम्पोर्टेंस, एक्सेप्ट दैट कि PTI का जो बयानिया है वो मजबूत है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी लोग सुनते हैं उस बात। तो ये कहा जाता था साइफर आने के बाद कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को इससे नुकसान पहुंचा, इस बात के बाद से पाक अमेरिका ताल्लुकात को कोई डैमेज नहीं होगा? no. देखिए ना, जैसे खान साहब ने जो बातें की थी, क्या उसके साथ पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो गए? खान साहब तो चले गए, तो उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात तो हस्बे मामूल चल रहे हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं आया। और यही PTI है जो कि उस वक्त अमेरिका को गालियां दे रही थी और कह रही थी मदाखलत की, अब उनके पास भागे में और कह रहे हैं आप मदाखलत करें हमारे बिहाफ पे। ये बिल्कुल वही ड्रामा है कि इस्टेब्लिशमेंट जब हमारे साथ होती है तो बड़ी अच्छी है, जब हमारे खिलाफ होती है तो बड़ी बुरी है, और अमेरिका जब हमारे साथ है तो बहुत अच्छा है, जब हमारे खिलाफ है तो बहुत बुरा है। ये PTI का यही बयानिया है। सिर साहब, जैसे अभी आपने खुद मेंशन कर दिया, आपने कनेक्शन भी बता दिया, ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की भी बात कर दी, उससे जुड़े और भी बहुत से सवाल हैं जहनों में, और सभी इस वक्त कंसर्न है कि ऑपरेशन किस नौइयत का होगा, माजी से कितना मुख्तलिफ होगा। ब्रेक के बाद आके इस पर करते हैं बात। जी, वेलकम बैक। जैसे कि बात हो रही थी इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की, माजी में भी ऑपरेशन होते रहे दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, लेकिन अब की बार शायद इस ऑपरेशन की जहतें मुख्तलिफ हैं, तो लोग सारे इस वक्त बेचैन हैं कि ये ऑपरेशन किस नौइयत का होगा, क्या उसी तरह डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या उसी तरह वहाँ पर ऑपरेशन किए जाएंगे, टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे, और फिर वही सब शुरू हो जाएगा जो माजी में होता रहा। तो यकदम सिट साहब, इस ऑपरेशन के ऐलान की वजह क्या हो सकती है, और इस पर किसी को एतमाद में ना लेना क्या ज़ाहिर करता है? दोनों सवाल बड़े रेलिवेंट हैं। देखिए, पहले का तो मैंने आधा जवाब तो दे ही दिया कि चाइना के कहने के ऊपर ये किया जा रहा है, क्योंकि चाइना को रीअश्योरेंस मांग रहा है। अच्छा। देखिए, चाइना की बहुत बड़ी इमदाद आ रही है आपको, पहले भी है और भी वो देना चाह रहे हैं, मगर कुछ कंडीशंस हैं उनकी भी कि भाई कम से कम साढ़े बंदे तो ना मारी जाओ। हाँ जी। तुसी पैसे भी मंगते हो, पैसे वापस भी नहीं करते हो, तू साढ़े बंदे मार देंगे हो, वो खुदा का खौफ करो। तो ये फिर हमारी तरफ से एक इशारा है कि नो वी आर गोइंग टू डू समथिंग। ओके। अच्छा, अब बात ये है कि वाई ये पहले क्यों नहीं किया गया? क्या इंतज़ार थी कि चाइना आके आपको कहे तो फिर आप ये करेंगे? तो फिर इसके साथ ये एक शक पड़ता है कि ये आप ड्रामा करते हैं। अच्छा। आप जब करना होता है अपने लिए, क्योंकि आपकी अपनी मईशत के लिए ज़रूरी है ख़त्म हो टेररिज्म, आपकी फॉरेन पॉलिसी चाहिए उसको कि ये ख़त्म करे टेररिज्म, वैसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जहाँ इतनी टेररिज्म होगी, तो आप वैसे ही आपको करना चाहिए, मगर आप करते कुछ नहीं। अब जब चाइना ने कहा तो आपने अनाउंस कर दिया है, ठीक है, तो अब उसके यही तो प्रॉब्लम बना ना कि ये पहले भी अनाउंस हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या अनाउंस करने के साथ इकदाम किए जाते हैं, उसके बगैर भी तो अनाउंसमेंट के बगैर भी तो इकदाम किए जा सकते हैं ना। ये जो पहली बात तो ये है कि आयशा, इन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि हम किस किस्म के इकदाम करने जा रहे हैं, करेंगे, क्या है, अभी तक किसी को नहीं पता कि ये जो नया प्रोजेक्ट है इनका, ऑपरेशन है, इसमें होगा क्या होगा। इसीलिए ऑपोजिशन ने शोर डाल दिया कि जी करेंगे क्या, आप बताएं तो सही, क्या फौज भेज रहे हैं अंदर, या कोई और किस्म की ऑपरेशन होगा, ये जो पहले नहीं हुआ, कोई नई बात होने जा रही है या पुरानी बातें होने जा रही हैं। फिक्र किस बात का? फिक्र इस बात का है कि अगर पुरानी वाला ऑपरेशन है वो तो पूरा फौजी ऑपरेशन रहे जी, और उसके साथ जो उसके जो नताइज निकले, दो नताइज निकले। एक ये कि जब आपने फौजी ऑपरेशन बड़े स्केल पे किया, आपने लाख फौज
और आपने फौज भेज के लोगों को इलाकों में से निकाला कि आप आवाम निकले यहाँ से, यहाँ छुपे हुए हैं, घुस बैठिए छुपे हुए हैं, आप लोग निकले ताकि हम उनको बम्बार्डमेंट करें, उनको मारें। तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गई, आईडीपीज बन गए, वो कितने मिलियन तक पहुंच गए, वो कहाँ कहाँ उनके लिए टेंट्स लगाने पड़े, कहाँ कहाँ उनको अकोमोडेट करना पड़ा। और फिर भी उसके बावजूद इतनी, और जो वादे किए कि हम आपके घर बना के देंगे, हम आपको ये देंगे, जब आप ख़त्म हो जाएगा तो आप वापस जाएंगे, उनमें से 3/4 तो आपने फुलफिल नहीं किए रियासत में। तो लोग तो जानते हैं ना कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो एक तो ये है कि उनको बड़ी तकलीफ होती है, या तो ना कि उनके लिए कोई सहूलतें हों, वो तो होता नहीं, उनको निकाल के कहा जाता है जाओ जी टेंट लगाते रहे, जाके लंबे जाओ। हाँ जी। इस गर्मी के अंदर अब वो टेंटों में जाके बैठे, अपने पहाड़ी इलाके छोड़ के जाएं, प्लेन्स में आ जाएं, पेशावर आके या पेशावर की आउटस्कर्ट्स के ऊपर वो बैठे, इट्स नॉट रीजनेबल। तो लोग तो याद रखते हैं कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था जब ऑपरेशन हुआ था। दूसरी बात ये कि क्या अगर लोगों ने तकलीफ भी उठाई, दुख भी उठाए जी, फटीग भी हुई, प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हुई, घर भी तबाह हो गए, तो क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? क्या हुआ? आपने लोगों को पीछे पड़ के मार के उनको आपने धकेल दिया अफगानिस्तान में, उनको ख़त्म नहीं किया आपने, आपने उनको ट्रांसफ़र कर दिया पाकिस्तान से अफगानिस्तान। तो उस वक्त कोई प्लान था कि अगर ये अफगानिस्तान चले गए तो फिर इनको वहाँ से बैठ के ये अटैक्स करेंगे? देखिए, आपने 20 साल पाकिस्तान में बैठ के तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए। हमने 20 साल तालिबान को यहाँ स्पेस दी थी, अफगान तालिबान को। वो यहाँ अफगान गवर्नमेंट्स जो थी वहाँ उनको अटैक करते थे, अमेरिकन को अटैक करते थे वहाँ। तो अगर यहाँ से बैठ के वो वहाँ अटैक कर सकते थे और उन्होंने अमेरिका की छुट्टी करा दी, तो ये जो आपके तालिबान है ये भी वहाँ बैठ के आपके ऊपर अटैक करेंगे, आप क्या कर लेंगे? देखिए ना, सो ये सोचना चाहिए था ना कि या तो इनको ख़त्म कर देते, मगर इन्होंने ख़त्म नहीं किया उनको इस किस्म का प्रेशर डाला कि वो वहाँ से निकल के अफगानिस्तान चले गए, वहाँ जाके बेस एरियाज बना लिए उन्होंने, वहाँ से अब बैठ के तो वो अटैक कर रहे हैं आपको। और आपने जिन लोगों को 20 साल सपोर्ट किया था, तालिबान जी, और आपने इमरान खान साहब ने जिनको ये भी कहा था कि उन्होंने स्लेवरी गुलामी खत्म कर दी है, उनको इतनी, और सबसे पहले आप से तैयार हो गए थे उसको रिकग्नाइज करने के लिए, ठीक। और ये अभी नहीं, आपने 2 दफ़ा पहले भी तालिबान हुकूमत को 1997 में आपने, यू आर द फर्स्ट टू रिकग्नाइज देम, जब आपने बुला के तालिबान को हेल्प करके और नॉर्दर्न अलायंस और बाकी जो वहाँ गवर्नमेंट थी उनको छुट्टी कराई थी और तालिबान की हुकूमत बनाई थी। फिर जब अमेरिका ने बमबारी की 2000 में, 2001 में, तो आपने तालिबान 2000 में, तो आपने तालिबान इधर आ गए तोरा बोरा क्रॉस करके और आपने उनको बैठा दिया। और जब अमेरिका और बुश कहता रह गया कि इनको मारो मारो मारो, आपने कहा हाँ कर रहे हैं, और किया कुछ नहीं, और वो बढ़ते गए तालिबान। इवेंचुअली यहाँ से उन्होंने फिर अटैक्स करने शुरू कर दिए क्रॉस द बॉर्डर। तो आपने तो क्या नहीं, सब कुछ किया तालिबान की हेल्प करने के लिए। तो फिर क्या बात है कि तालिबान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, अफगान तालिबान। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी तालिबान यहाँ आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं। ये वही पोजीशन वो ले रहे हैं जो कि उन्होंने उसामा बिन लादेन के ऊपर ली थी। जब उसामा बिन लादेन चला गया था और अफगानिस्तान में जाके बैठ गया था और 9/11 हुआ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा था कि आप मुल्ला उमर को कहें, जो कि उस वक्त तालिबान के हेड थे अफगानिस्तान में, कि इसको छोड़ दे, हमें हैंड ओवर कर दे। तो मुल्ला उमर ने तैयारी हो गई थी कि चलो हम देखते हैं क्या करते हैं, उन्होंने ये सोचा था इसको किसी और मुल्क भेज देते हैं। अच्छा। मगर हमारे यहाँ से लोग गए, यहाँ से इंटेलिजेंस एजेंसियों के, और उन्होंने जाके तालिबान की हुकूमत को कहा, मुल्ला उमर को कहा कि ना 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 ना, इन्हों ना छोड़ना, इन्होंने रहना दो इत्थे। अच्छा। ये अमेरिका को बिल्कुल आंखें दिखाएं आप। अच्छा। तो हमने अमेरिका को, हम ये कह रहे थे कि हम तो कह रहे हैं उनको कि निकाल दें इसको, उनको हम कह रहे थे मत निकालेंगे। तो अब बात यह कि कोई यकीन नहीं करता इन बातों को। हमारा जो बयानिया रहा है ना, बहुत कमज़ोर रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इल्ज़ाम हमारे पे लगाया था कि आप डबल गेम्स खेलते हैं। मुशर्रफ के ऊपर भी लगाया था बुश ने, इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी हम पे लगाया कि $20 अरब ले गए, डबल गेम्स खेलते रह गए। तो अब बात यह है कि इस किस्म के हमारे तल्लुकात रहे हैं। जो है ये डिस्प्लेसमेंट का जो इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए सारे ऑपोजिशन जो है ये कह रही है कि आप करेंगे क्या, बताएं तो सही, हमें तो कंसल्ट ही नहीं किया आपने, हमें बताया ही नहीं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अब इन्होंने वो सॉरी करके और कहा नहीं हम तो सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर। अरे भाई, अगर आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले भी तो आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे ना, हमें तो हर दफ़ा यही ब्रीफिंग दी जाती थी।
कि हम तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। मीनिंग क्या? मीनिंग कि हम इंटेलिजेंस के जरिए पता करते हैं कहाँ कौन कौन बैठा हुआ है, कहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, फिर हम एक टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, रातों रात जाते हैं, उनको पकड़ के मार देते हैं या उनको भगा देते हैं वहाँ से। तो डिस्प्लेसमेंट शेसमेंट कोई इशू नहीं बनता। मगर बात यह है कि जब आप इतना बड़ा ऑपरेशन अनाउंस करते हैं तो फिर यही फिक्र होती है ना कि ये फिर वही खाता ना खुल जाए जो पहले खाता खुला था, इसलिए लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये फर्क भी होगा कि माजी में जो ऑपरेशंस किए जाते रहे उनको तो अमेरिकी आशीर्वाद हासिल थी, ये जरा चाइना के मफादात के लिए हो रहा है? नहीं, एक्चुअली मफादात तो हमारे अपने होने चाहिए। हाँ। मगर उस वक्त भी अपने नहीं थे और अब भी अमेरिका के कहने के ऊपर सारी बात हो रही थी। और अब भी जो है जब अपने होने चाहिए, तो चाइना ने थोड़ी सी आंखें दिखाई हैं तो आपने कहा जी हम ये अनाउंस करते हैं। तो इसका मतलब अब ये अनाउंसमेंट के साथ तो खत्म नहीं होगा ना। मैं आपको बताऊं, ये बात करने वाली है या नहीं करने वाली, मगर हकीकत है। इस वक्त बहुत से इलाके हैं सदर्न केपी में सदर्न केपी में अब ज़्यादा इससे बात नहीं मैं ज़्यादा करूँगा, वहाँ अच्छा खासा तालिबान का इन्फ्लुएंस आ चुका है। पाकिस्तानी तालिबान आके बैठ गए हैं वहाँ। बहुत से शहर, छोटे छोटे शहर हैं वहाँ, शाम के वक्त लोग बाहर भी नहीं निकलते। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप चुप करके बैठे हुए हैं। हमें तो ये कहा जा रहा है कि वो जो सिंध के जो वो इलाके हैं, हाँ जी, गैर इलाके हैं जी, कच्चे के इलाके, वहाँ भी तालिबान आके बैठ गए और वो ऐसे ऐसे हथियार लेके आ गए हैं जो कि अब फौज के अलावा उनको हिला भी कोई नहीं सकता। और वो भी एक काइनेटिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर वो वहाँ भी मसले हैं कि आप कहाँ करेंगे, क्या क्या करेंगे। हाँ। तो अब ये है कि एक तरफ आप कहते हैं दुनिया यहाँ आके करे और दूसरी तरफ दहशत गर्दी बढ़ रही है और आपके अंदर फूट पड़ी हुई है मुल्क के अंदर। और पॉलिसी भी तो लॉन्ग टर्म नहीं है, बुनते हैं उधेड़ते हैं। वो मसला ही ऐसा है ना जी, मसला ही ऐसा है कि इस सूरत हाल में कौन सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी। आपको पता नहीं है कि आप आ रहे हैं या जा रहे हैं। अच्छा सेठ साहब, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और स्पेशली केपी सीएम, उनके जो कंसर्न्स हैं, फिर मौलाना के जो कंसर्न्स हैं जिनको ख्वाजा आसिफ रद्द कर रहे हैं, ये एड्रेस किए जाएंगे या इग्नोर किए जाएंगे? इग्नोर नहीं कर सकते, काफ़ी शोर पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है इन कैमरा ब्रीफिंग ज़रूर करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उस ब्रीफिंग के साथ ना मौलाना मुतमईन होंगे ना कोई और मुतमईन होगा, मगर ब्रीफिंग करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी वो बुड़बुड़ करेंगे और ये इंटेल बेस्ड ऑपरेशंस फिर भी लॉन्च करेंगे। तो ये पहले कर लेते तो इतना शोर शराबा ना होता। अब क्योंकि लेट कर रहे हैं, करना इन्होंने है ऑपरेशन। अब वो किस किस्म का ऑपरेशन है अब बताना पड़ेगा, बताना नहीं यही चाह रहे थे। अब कुछ तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि आईडीपीज़ ना हो और वहाँ के जो लोग हैं वो एलियनेट ना हो जाएं। देखिए वहाँ के लोग तो पहले वो जो आपने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं उसके ऊपर लोग एतराज़ करते हैं ना। वो पीटीएम वाले जो हैं वो सारे यही रोते थे ना कि फ़ौज को क्यों आई हुई है। और फिर ये कि जी इनको क्यों आपने जगह दी, जो तनकीद होती है जनरल फैज़ के ऊपर कि आप तो कहते थे मसले हल हो गए और आपने तो इनको वापस जगह दे दी है। यही है ना। अब उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? ये गवर्नमेंट या ये एस्टेब्लिशमेंट तो जिम्मेदारी नहीं ले रही उसकी। और जिन लोगों ने ये किया है वो तो जा चुके हैं या जेल में हैं। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने कहा था वो करारदाद लेकर आएंगे इस मामले के ऊपर। याद है अब इमरान खान का तो वही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पहले वाला ही पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी भी उन्होंने जो आज स्टेटमेंट रिलीज किया है उनके नाम के ऊपर, उसके अंदर भी वही बात कर रहे हैं जो उस वक्त करते थे। तो बात यह है कि इस सोसाइटी के अंदर बड़ी डिवीजन हुई हुई है और लोग इस वक्त पाकिस्तान का कम सोचते हैं और अपनी अपनी पॉलिटिक्स का ज़्यादा, अपने मफादात का ज़्यादा। यही वजह है वो केपी सीएम अली अमीन गंडापुर साहब वो जब एपेक्स कमेटी के इजलास से बाहर आए तो उन्होंने कहा ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हुई, इज़म इस्तेहकाम की बात हुई। अब इसको क्लियर करना कितना ज़रूरी है, इतनी कन्फ्यूजन है। बस यही है ना कि इन्होंने इन कॉन्फिडेंस ठीक ब्रीफिंग नहीं किया। इनको चाहिए था कि बाकी सियासी लीडर्स को भी लेके आते और अचकज़ई साहब को लाते, इधर मौलाना को बैठाते, सबको समझाते, अपने लोग भेजते, सीनियर लोग भेजते इनके पास, इनका सपोर्ट लेते, इनको और कुछ नहीं तो इतनी ज़्यादा तनकीद ये लोग ना करते, उनको समझाते कि क्या प्रेशर है हमारे ऊपर, क्यों हम ये कर रहे हैं। ये रीजनेबल लोग हैं, ये एंटी पाकिस्तान लोग नहीं हैं। मगर आप जिस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं वो ऐसे लगता है कि आप उनको दुश्मन समझते हैं या आप समझते हैं आपकी तो हैसियत क्या है, आपको हम क्यों मिलें। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो सवाल ये खड़ा होता है आपकी क्या हैसियत है। तो इसमें पीटीआई के ग्रैंड जरगे में ये कहना कि ये मामला बैनुल अक़वामी अदालत में लेकर जाएंगे कि 3% ऑफ द इशू और आप इसके लिए सबको
प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो अगर मुतालिका सूबे में ही लोग स्टेक होल्डर्स ना हो आपके साथ तो कामयाब हो सकता है ऑपरेशन? बड़ा मुश्किल होता है ऐसे कामयाब होना। अवाम अगर आपके साथ ना हो तो ना तालिबान कामयाब हो सकते हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज। फ़ौज अगर इस किसी इलाके में जाती है और वहाँ के लोग आपको वेलकम नहीं करते तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू हो जाते हैं। ठीक है। और इसी तरीके के साथ वो कहते क्या है, गुरिल्ला वॉरफेयर जो होती है उसके बारे में ये कहा जाता है, और तालिबान जो है ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, एक्सपर्ट हैं उसके। हाँ, तो वो क्या होता है गुरिल्ला वॉरफेयर? वो कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर वहीं कामयाब होता है जहाँ आप एक मछली की तरह समुंदर के अंदर तैरें। समुंदर मछली का घर है, मछली समुंदर में तैरती है, जी। अगर वो ज़मीन पे आ जाए तो मर जाती है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर वहीं कामयाब होता है जहाँ आवाम आपके साथ हो, क्योंकि आवाम समंदर है ना। तो बात ये है कि यहाँ इस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आवाम जो है इन इलाकों में इस वक्त के खिलाफ हुई हुई है। ऐसे ही है ना, इस हुकूमत के खिलाफ हुई हुई है ये इलाके जो हैं जहाँ तालिबान अब आ रहे हैं अंदर और प्रेशर डाल रहे हैं। चलें, ठीक वहाँ है। वैसी रेजिस्टेंस इस हुकूमत के खिलाफ, इस हाइब्रिड गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस उनको साथ लेके चलें, उनको न्यूट्रलाइज करें, वहाँ जो लोग आपके खिलाफ हैं उनको इंक्लूड करें, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो। यहाँ तो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी हो रही है। तो ये सारे जो मामले हैं आप, मगर अनफॉर्चुनेटली ये दो हाथ से ताली बजती है। उधर खान साहब जो हैं वो भी एक्सक्लूसिव किस्म की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। यहाँ जो गवर्नमेंट एंड उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी एक्सक्लूसिव करना चाह रहे हैं। उधर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम इसको जेल में रखेंगे और बात नहीं करेंगे खान साहब के साथ। उधर खान साहब कहते हैं हम तो इन्हीं के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, इन जॉनीज के साथ तो हम करेंगे। तो डायरेक्शन समझ नहीं आ रही और सभी मुखालिफ डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो फिर मंजिल किस तरफ आएगी ये किसी को नहीं मालूम। जो पहलू सेठी साहब ने पॉइंट आउट किए वो तो इस बात के मुताबिक सियासी जमातों का ये मुतालबा सुना जाए कि पार्लियामेंट में ला के ये मामला डिस्कस किया जाए ताकि सवाल भी किए जा सके और उनके जवाब भी मिले। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। आपने जैसे बात की कि वो भी आमादा नहीं है बातचीत पे और इधर भी कोई ऐसे आसार नहीं है, लेकिन आसार दिखाई दिए जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को कहें कि अगर आप जेल में परेशान हैं तो आएँ हम मिलकर बात कर लेते हैं। तो उधर से उमर अयूब साहब कहें कि बात तब होगी जब हमारे बानी बाहर आएंगे जेल से। आज चांस था इद्दत मिन का केस वो उसमें कि वो रिहा हो जाएंगे। उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा थी और खान आ रहा है, ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे। इस मुज़ाकरात की पेशकश का मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक, और क्या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑलिव ब्रांच पेश की? नहीं, मेरा ख्याल है क्योंकि वो बात चल रही थी, बात करें, क्योंकि पीटीआई का एक हिस्सा जो है वो यही कह रहा ना जी हम बात करना चाहते हैं, दूसरा हिस्सा कहता है हमने बात नहीं करनी। वो तो आपस में उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वो भी 21-22 लोग जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। कोई कहता है हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, कोई कहता है हम गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, कोई कहता है हम किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो जितने लोग हैं उतनी पॉइंट्स ऑफ व्यू निकल रही है पीटीआई की तरफ। अब शहबाज शरीफ साहब ने जाहिर है इस मौके पे जहाँ ऑलरेडी ऑब्जेक्शन शुरू हो गए हैं मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये जो ऑलिव ब्रांच ऑफर की है ये सियासी स्टंट है, चाल है। अब वो हाथ रख के यहाँ कि हम तो तैयार हैं करें, मगर आप, उन्हें पता है कि उन्होंने मानना नहीं है। नहीं, और वो देखिए मान भी जाएं अच्छा, तो क्या बात करेंगे, मुझे आप बताएं क्या बात होगी? आप जाएं हम मारना चाहते हैं। नहीं, आप जाएं हम आना चाहते हैं, ओके जाओ गुड्डी उड़ाओ जाके, बात टॉक्स टूट गई। तो मतलब है, और ये सब ड्रामे हैं, ये सियासतदानों की बातें होती हैं, काम को आगे चलाना। वो चाहता है कि ये रैप अप हो, ये चाहते हैं कि तुम रैप अप हो जाओ। ऐसे ही है ना। तो अब ना ये रैप अप हो रहे हैं ना वो रैप अप हो रहा है। तो ये बात जा कहाँ रही है? मैंने पहले कहा था ये जुडिशरी पे जा रही है, याद है आपको? अब ये कहना शुरू कर दिया आपने कि जुडिशरी पे तक तो बात पहुंच गई है। अच्छा, तो अब आगे क्या होगा? हाँ, क्या होगा? तो आगे अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस किस्म की सूरत हाल है हमें भूलना नहीं चाहिए श्रीलंका में क्या हुआ। अच्छे हालात नहीं हैं। अच्छा। और इन हालात के अंदर आवाम भी फट सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तुर्की में जो हुआ था वो सोशल मीडिया की ताकत की वजह से हुआ था। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंटेन नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया नहीं कंटेन हो सकता आयशा, सोशल मीडिया नहीं कंटेन हो सकता। ट्विटर कंटेन कर लिया, क्या फ़र्क पड़ा?
कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब लोग जो कि पहले गन डाल रहे थे वो अभी भी वीपीएन के जरिए गन डाल रहे हैं। वीपीएन भी ब्लॉक हो जाएंगे, फायरवॉल भी मतलब आ गन जाएंगे। से मेरा ये मुराद नहीं कि मैं समझता हूँ नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं बकौल उनके, बकौल उनके, बकौल उनके लिए, उनके लिए, जिनके हमारे लिए ये तो कानून बन रहे हैं जी। तो वो क्या कर लेंगे उन कानून के साथ? क्या कर लेंगे? किसको पकड़ के फिर ले जाएंगे, फिर शोर पड़ेगा, फिर अदालतें छोड़ देंगी, फिर क्या होगा? अच्छा, तो ये मामला ऐसे नहीं हल होने वाला। अदालतें जो हैं इस वक्त एक इस किस्म के मोड़ पे आ गई हैं, उनके लिए पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये है कि इस वक्त बड़ा ज़रूरी हो गया है कि गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ऑपोजिशन ये इकट्ठे हो जाएं, मुल्क को बचा लें। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना, हर बंदा अपनी शाख पे बैठा है और काट रहा है उस शाख को, तो फिर भी आई एम सॉरी, आज IMF है, कल IMF सब भाग जाएंगे यहाँ से, फिर क्या होगा? अब शेख रशीद साहब बड़ी संगीन पेशगोइयाँ कर रहे हैं, यही कहनिया की बात भी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि अगले महीने के आखिर तक नवाज शरीफ का बयानिया भी बदल सकता है। आपने जो सिचुएशन बताई सेठ साहब, हर कोई इंतहाई पोजीशन लिए हुए है, क्या ऐसे वक्त में ये हुकूमत ब्रिज बन सकती है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान? कंसेशन शहबाज शरीफ साहब को ही दिलवा सकते हैं इमरान खान साहब को एज अ पॉलिटिशियन, अगर समझदारी से काम लें? एक ही हल है इमरान खान के लिए कि ये लोग पहले घर जाएं, फिर इलेक्शन हो, फिर इमरान खान जीते और फिर इनको जेलों में डालें। इससे कम तो वो बात ही नहीं करते। इमरान खान साहब का मसला है, यानी कि वो इससे कम मानने को तैयार नहीं है। इससे कम मानने के लिए तैयार नहीं। आज वो एक्सेप्ट कर लें कि जमहूरी तरीके से इस मुल्क को चलाना है और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ निकल आएगी। आज नहीं, कल परसों इलेक्शन हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे, इकॉनमी अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। आज अगर इमरान खान डील करने के लिए तैयार हो जाए, 2 साल में इनको इलेक्शन मिल सकती है। ठीक, और 2 साल में इकॉनमी भी स्टेबल हो जाएगी, इलेक्शन भी मिल जाएगी। और अगर इतने पॉपुलर हैं क्योंकि ये कहते हैं, तो 2 साल के बाद इलेक्शन जीत के आ जाए। कोई ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं है 2 साल। हाँ, तो फिर अगर ये इतनी बड़ी डील हो जाती है आयशा, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर भी तब्दील हो सकते हैं, फिर इंटरिम गवर्नमेंट भी फ़र्क किस्म की आ सकती है। और उनको जो अश्योरेंसेस चाहिए ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरिम गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो भी हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। और मगर ये है कि ये नहीं कि हम, मैं आया जीत के तो तुम सबको मैं अंदर कर दूंगा और एयर कंडीशनर भी नहीं दूंगा। बिल्कुल, बेशक आप बाद में करें, लेकिन पहले ऐलान ना करें, डराए ना। तो चलें, ये जो चार्टर तो बनाना पड़ेगा ना, चार्टर बनाना, और उसका फिर कोई किसी को गारंटी तो देनी पड़ेगी ना। वो कौन होगा जो गारंटी देगा? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। ये गारंटी या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या एस्टैब्लिशमेंट दे सकता है। हाँ, ठीक है, तो फिर देखते हैं फिर किसकी बैठे साख ना, है। हाँ। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाएं, खान साहब को भी बैठाएं, चीफ जस्टिस को भी बैठाएं, चारों चीफ जस्टिस को भी बैठाएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बैठाएं, तीनों सर्विस चीफ्स को बैठाएं, कैबिनेट को बैठाएं, बैठ के एक एजेंडे के तहत अपोजिशन के जो मेन लीडर्स हैं उनको भी बैठाएं, बैठ के और तय करें कि किस तरीके से मुल्क को बचाना है और चलाना है। और झूले ले लिए जिन्होंने लेने, अब जिनकी बारी है उनको दे दें। इससे पहले कि देर हो जाए, इस मशवरे पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ना चाहे कुछ सेठी साहब से, तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।